Students of LLB second year, good morning. In the series of lecture on the Constitution, especially on fundamental right, and with a special reference to 19(1)(a), मैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की चर्चा कर रहा था और उसी क्रम में फ्रीडम ऑफ प्रेस की चर्चा हो रही थी। चूंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ, उसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स भी लागू हो गए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा केसेस हैं। अगर आप गिनती करने बैठेंगे तो मेरे ख्याल से पिछले 70 सालों में हजारों केसेस, और उस कारण से फंडामेंटल राइट्स की जो स्टडी मटेरियल है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। विशेष तौर पर 19 और 21 में तो जरूरत से ज़्यादा। तो 19(1)(a) का एक एसेंशियल पार्ट है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एसेंशियल पार्ट है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की चर्चा हम कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में, और हमने कुछ केसेस आपको रेफर किया था। उम्मीद है कि आपने उन केसेस को पढ़ा होगा। मैंने बताया था आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, समय समय पर सरकार ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लागू किए, जिसमें कभी तो पेपर की जो पेज संख्या है उसको लिमिट करने की कोशिश की गई, कभी पेपर का कैटेगराइजेशन किया गया और उसके आधार पर पेपर्स कागजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। आपको यहाँ पे ये बता दें कि बहुत पहले 70 से पहले लगभग हमारे यहाँ अखबारी कागज का पैदावार बहुत कम था और हम विदेशों से एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि कागज महंगा हो गया एक्सपोर्ट करके और यहाँ पर अखबारों को देना पड़ता था, तो इस चक्कर में गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आए थे कि अखबारों का कैटेगराइजेशन होगा और उनके सर्कुलेशन के आधार पर उनको कागजों की उपलब्धता कराई जाएगी। तो इस तरह के समय समय पर बहुत सारे रेगुलेशंस आए। मैंने आपको कुछ केसेस रेफर किए थे, उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। इसी क्रम में एक इम्पॉर्टेंट केस है रोमेश थापर। इसमें जजमेंट्स था कि देयर वुड बी वायलेशन ऑफ लिबर्टी ऑफ प्रेस not only when there is a direct ban on circulation of a publication, as was the case in Romesh Thapar, but also when some action on the part of government adversely affect the circulation of the publication. ये इसी से रिलेटेड था कि यह आवश्यक नहीं है कि डायरेक्ट या सीधे तौर पर पेपर के सर्कुलेशन पर बैन लगाया जाए, वो तो 19(1)(a) का वायलेशन होगा ही। लेकिन अगर गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस भी ऐसे हैं जिसके कारण इनडायरेक्टली पेपर के सर्कुलेशन पे बैन लगता है, तो वो एक्शन भी 19(1)(a) के वायलेशन में होगा। इसी क्रम में बहुत सारे केसेस हैं। इन सारे केसेस के स्लाइड्स बहुत डिटेल में बनाना तो इतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी समय रहेगा तो मैं और भी बना के देखूंगा, आपको और डिटेल बताऊंगा। फिलहाल इन केसेस को आप देख लें और इसके पीछे जो तर्क है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आजकल गूगल का जमाना है। इस केसेस को आप जैसे ही गूगल पे डालेंगे आपको इसकी डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी। एक केस था साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस AIR 1962 का है। इसमें फ्रीडम इन वॉल्यूम ऑफ न्यूज और व्यूज की बात की गई। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि द राइट टू प्रोपोगेट द आइडियाज गारंटीड इन आर्टिकल 19(1)(a extended not merely to the matter which was entitled to circulate but also to the वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन। यानी पेपर जो है, अखबार जो है, वो अपने विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है, जो कि 19(1)(a) स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अधिकार देता है, और पेपर अखबार एक माध्यम है। तो आप अपने विचारों को व्यक्त कैसे करेंगे? अखबार के माध्यम से। तो लिहाजा अखबार जो है वो अपने विचारों को व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो अगर
आप उसके सर्कुलेशन पे किसी भी तरह का बैन लगाते हैं किसी भी तरीके से, जो कि रोमेश थापर के केस में अभी पिछले आपने देखा पिछले साइड में रोमेश थापर के केस में ये कहा गया कि एनी एक्शन which directly or indirectly affect on the circulation of the paper, it will be amount as violation of 19(1)(a). तो चाहे वो सीधे तौर पर या वो अपरोक्ष या अपरोक्ष रूप से पेपर के प्रसार पर अगर रोक लगाता है तो 1(a) का वायलेशन होगा। तो सकल पेपर्स में ये कहा गया कि अगर आप किसी विशेष प्रकार के न्यूज या व्यूज को छापने से मना करते हैं तो उसका भी इफेक्ट जो है पेपर के सर्कुलेशन पर पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में ये 19(1)(a) का वायलेशन ही माना जाएगा। इसी तरह से एक बेनेट कोलमैन वर्सेस का केस था, वर्सेस इंडिया का केस था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने लगभग यही बात कही। कोर्ट ने लेट डाउन किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज नॉट ओनली इन द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन बट आल्सो इन द वॉल्यूम ऑफ न्यूज एंड व्यूज। तो सर्कुलेशन को केवल रेगुलेट नहीं करता है बल्कि कितने व्यूज छापे और कितने न्यूज छापे, ये इसको भी रेगुलेट करना एक तरह से एंटी सर्कुलेशन है या एंटी फ्रीडम है। तो अगर आप कोई न्यूज ऐसा निकालते हैं पेपर 4 पेज में ही न्यूज छापे और 1 पेज में ही एडवर्टाइजमेंट छापे और 1 पेज में ही वर्गीकृत विज्ञापन छापे, तो इस तरह का कोई सर्कुलर अगर निकाला जाता है तो वो जो है एक तरह से बैन होगा। इसमें हुआ क्या कि in this case import policy of newsprint for 1972-73 read with the newsprint control order 1962 issued under section 3 of the Essential Commodity Act 1955 provided bar or starting newspapers or editions by common ownership unit as also on interchangeability within common ownership unit. It also fixed a maximum number of pages, that is 10 pages, which is a newspaper could publish with an allowances of 20% page increase only to newspaper below 10 pages। यानी इस एक एक्ट लाया, एक्ट था, उस एक्ट के एक सेक्शन में प्रोविजन ये किया गया कि अगर आप 10 पेज से कम का अखबार छापते हैं तो उसमें आप कोई एडिशनल नहीं छाप सकते, और अगर 10 पेज से ऊपर का अखबार छापते हैं तो उसमें 20% का आप एडिशन कर सकते हैं। ये बताया जैसा कि मैंने कि पहले हमारे यहाँ अखबारी कागज की शॉर्टेज थी, तो अखबारी कागज इंपोर्ट करना पड़ता था, उसके संदर्भ में गवर्नमेंट ने टाइम से रेगुलेशंस बनाए हैं। तो इसका एक तरह से इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है सर्कुलेशन पर, तो इस कारण से कोर्ट ने इसको 19(1)(a) का वायलेशन माना। इसी तरह से इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, इसमें आप देख रहे हैं कि जो प्राइम लाइन है इसकी, नो एक्सेसिव टैक्स ऑन प्रेस, यानी प्रेस पे आप कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगा सकते। जो नॉर्मल कंडीशन में एक मार्केट में जिन व्यापारों पर, जिन बिजनेसमैन पर, बिजनेस एंटिटीज पर आप जो नॉर्मल टैक्स लगाते हैं वही टैक्स प्रेस पे भी लगेगा। अगर आपने नॉर्मल कंडीशन में 10% टैक्स लगा रखे हैं और प्रेस पर आप 20% टैक्स लगाते हैं तो ये माना जाएगा कि ये इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट है टू रेगुलेट द प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो इस तरह से अगर कोई एक्सेसिव टैक्स लगाया जाता है तो वो भी इस पर वायलेशन माना जाएगा। ये इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस न्यूज़पेपर के केस में कहा गया। इसमें क्या हुआ कि the petitioners who were the editors, printers and publishers of newspaper, periodicals, magazines, etc. challenged the validity of the imposition of import duty on newsprint under the Custom Act 1962, read with Custom Tariff Act 1975 and levy on auxiliary duty under the Finance Act 1981। तो इसमें जो फाइनेंस एक्ट 1981 था उसमें अखबारी कागज के आयात पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई। अब इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ा दी गई तो उससे क्या होगा कि जो इंपोर्टेड कागज है वो महंगा हो जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है किसी चीज का तो उसका इंटेंशन तो ये होता है कि घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, क्योंकि भारत में भी ऐसा नहीं है कि अखबारी कागज का प्रोडक्शन नहीं होता था, बिल्कुल कई सारे अखबार थे पहले, अखबारी कागज प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां बहुत सारी थी, लेकिन उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी हाई था और जो विदेश से अखबार आते थे वो अखबार सस्ते पड़ते थे, कागज सस्ता पड़ता था और क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती थी।
तो गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के घरेलू उद्योगों को एक तरह से सहारा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा कर दिया। लेकिन उस इंपोर्ट ड्यूटी का इफेक्ट ये हुआ कि अखबार वाले जो है, जो छापने वाले थे, मैगजीन छापते थे, अखबार छापते थे, वो कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से जो हमें एक तरह से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इससे कागज महंगा हो जाएगा और हमारी सर्कुलेशन पे इफेक्ट, उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी सुना और उसके बाद एक केस और आया, उसको ये एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का ही केस था। इस केस में कोर्ट ने एक अलग ढंग से भी जजमेंट दिया। ये केस था लगभग 1958 का। इसमें जहां पर कि ऊपर की लगातार केसेस में आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हर मामले में प्रेस की लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया, वहीं दूसरी ओर इस मामले में जबकि ये मामला उठा जनरल लॉ से इम्यूनिटी का, यानी अगर कोई आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, यानी प्रेस एक बिजनेस एंटिटी भी है और अगर वो एम्प्लॉय को लगा रखी है, कर्मचारियों को लगा रखी है, तो कर्मचारियों के बेनिफिट के लिए जो एक्ट्स बनाए हुए हैं उस एक्ट से ये एंटिटी भी गवर्न होगी। तो अगर कोई ये दावा करता है कि उसे जो कर्मचारियों के लिए जो एक्ट्स बनाए गए उसमें जो लिबर्टी कर्मचारियों को दी गई है उससे इनको छूट दी जाए, तो ऐसा फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंतर्गत नहीं आता, ये मानने को कोर्ट तैयार नहीं थी। इस मामले में वैलिडिटी ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 वाज चैलेंज। इसमें जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है 1955 उसको चैलेंज किया गया था। द एक्ट वाज इनेक्टेड टू रेगुलेट conditions of service of persons employed in newspaper industries. Example that payment of gratuity, hours of work, leave, fixation of wages, etc. तो जैसे ही हम किसी कर्मचारी के जो वर्किंग आवर है उसको हम रेगुलेट करते हैं, उसको हम ग्रेचुटी देने के लिए बाध्य करते हैं किसी एंटिटी को कि उसको ग्रेचुटी दिया जाए, पेमेंट, मिनिमम पेमेंट इतना देना ही देना है, ये सब चीजें जब हम रेगुलेट करते हैं तो उसका एक तरह से इफेक्ट पड़ता है उस पूरे बिजनेस एंटिटी पर, क्योंकि उसके जो एक्सपेंडिचर हैं वो बढ़ जाएंगे और एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाएंगे और उस अखबार का सर्कुलेशन नहीं है तो उसकी इनकम नहीं होगी तो उसका जो बैलेंस शीट है वो नेगेटिव में जाने लगेगा और कुछ समय के बाद स्थिति ये आएगी कि उसको बंद कर देना पड़ेगा। तो इस कारण से एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वाले कोर्ट में चैलेंज किए, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे नहीं माना। उन्होंने कहा कि जो जनरल लॉज है जो सबके ऊपर लागू होता है उसमें उनको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कोई स्पेशली प्रेस को टारगेट करके कोई पॉलिसी बनाई जाती है या कोई एक्ट में अमेंडमेंट किए जाते हैं तो उसका अगर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो उसको जरूर कोर्ट कंसिडर करेगी। ऐसा इस केस में नहीं कहा गया, ये इन्फरेंस के आधार पर बता रहा हूं कि जो पिछले लगातार साकल पेपर्स, बेनेट कोलमैन, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब जो केसेस हैं उसके जो जजमेंट्स हैं उन जजमेंट्स को अगर आप स्टडी करेंगे तो ये ट्रेंड निकल के आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बहुत बड़ी संरक्षक बन के उभरी और लगातार उनके जजमेंट्स जो है इस तरह के आए हैं जिससे एक प्रेस की लिबर्टी को फायदा मिला। और आज की तारीख में भारत में हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो अमेरिकन प्रेस, अमेरिकन स्टेटस से किसी भी तरह से अलग नहीं है। एक हमदर्द दवाखाना का भी केस है जिसमें कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट नॉट कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये की लाइन है। इसमें एक्चुअली एक हमदर्द दवाखाना है जो मेडिसिन की कंपनी है और वो वक्फ बोर्ड चलाती है। इसने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ एक केस फाइल किया जो कि 1960 में फाइल हुआ था। इसने एक कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट दिए, तो कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट को कोर्ट ने यह कहा कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत नहीं आता। कारण क्या है? कारण यह है कि एक एक्ट है लागू, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। इस एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान है कि किसी भी अखबारों में आप जो है
चमत्कार से, जादुई उपाय से या कोई जादुई दवाई, इस तरह का कोई प्रचार नहीं कर सकते जिससे कि जनता भ्रमित हो कि ये दवाई खरीद लेंगे तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। मेडिसिन जो भी खरीदे जाते हैं वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर खरीदे जाते हैं। तो कंपनी जो भी मेडिसिन बनाती है वो अपने एजेंट्स के माध्यम से डॉक्टर को अवेयर करती है कि हमने ये दवाई इजाद की है और इस दवाई से ये बीमारी दूर हो जाएगी, और अगर डॉक्टर उसको ठीक समझता है तो वो रेकमेंड करेगा। तो इसलिए कोई भी इस तरह की दवाई का एडवर्टीजमेंट कोई कंपनी नहीं कर सकती जिसमें कि चमत्कारी या जादुई इलाज का दावा किया गया हो। इसमें हमदर्द दवाखाना ने एक पेपर में ऐड दिया जिसको किसी ने चैलेंज किया, और उस चैलेंज के आधार पर उसको रोकने की कोशिश की गई इस एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट है वो कंपनी को उसमें कोई लिबर्टी नहीं मिली हुई है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत नहीं आता है, वो प्योरली एक कॉर्पोरेट एडवर्टीजमेंट है। और ऐसे कंडीशन में जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसके अंतर्गत उसको अगर जस्टिफाइड है तो ही वो उसे छाप सकती है, अदरवाइज नहीं छाप सकती। तो आप देखेंगे कि अखबारों में कभी भी मेडिसिन के एडवर्टीजमेंट नहीं छपते हैं, सिवाय छोटे मोटे सर्दी खांसी के जो कफ सिरप्स हैं या कोई सरदर्द की दवाई है, इस तरह की सेरेडॉल ले लीजिए तुरंत 2 मिनट में गायब, इस तरह की। अदरवाइज कोई जो गंभीर बीमारी है या कोई जादुई दावा करने वाला है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं छपती है, क्योंकि ये जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है उससे ये प्रोहिबिटेड है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको एग्जाम में लिखना भी होगा तो केसेस की सीमा नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं और उतना ज़्यादा आप लिख भी नहीं पाएंगे। तो ये जो केसेस मैंने बताए हैं, इन केसेस में अगर आप 2-2, 4-4 लाइन भी इसकी जो एसेंस है उसको लिख देंगे तो फ्रीडम ऑफ प्रेस पे आपको बहुत अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा, और कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी ये पर्याप्त है। तो इसका सिलसिलेवार क्रॉनिकल ईयर में आप इसकी नोट्स बना लेंगे और इसकी तैयारी कर लेंगे। मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पे इतना मटेरियल मैंने दिया है, ये पर्याप्त है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 19(1)(a) के कुछ और भी चेहरे हैं, फेसेस हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसमें विशेष तौर पर जो टेलीविजन और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका क्या रोल है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स हैं उसको हम देखेंगे। अब लगभग मेरे ख्याल से 84 ऑनवर्ड जो है वो टेलीविजन शुरू हुआ था, और उस पर फिर दूरदर्शन में पहले बहुत सारे सीरियल्स आते थे, फिर बाद में प्राइवेट चैनल्स भी आ गए। तो कुछ सीरियल्स ऐसे थे जैसे तमस वगैरह, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। तो किस कारण से रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। उसके बाद फिल्मों का प्रदर्शन होता है, तो कुछ फिल्मों के प्रदर्शन पे भी कुछ केसेस हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइंस हैं। उसके बाद फिर जब क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होने शुरू हो गए तो उसके टेलीकास्ट को लेके भी सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट्स है जो 19(1)(a) से रिलेटेड है। तो कल के लेक्चर में हम इन सब को कलेक्ट करके और इस पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद ओवरऑल ये देखेंगे कि 19(1)(a) पर सुप्रीम कोर्ट के क्या जो है रोल ट्रेंड रहे हैं, जजमेंट्स जो दिए उस जजमेंट के आधार पर क्या ट्रेंड निकल के आता है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।